आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 की प्रस्तावना। वर्ष 2023 की आर्थिक समीक्षा अवधि वैश्विक स्तर पर अनिश्चिततापूर्ण है। अभी महामारी से उबर ही रहे थे कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। भोजन, ईंधन और उर्वरकों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई, उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया। कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को कमजोर मुद्रा, उच्च आयात की कीमतों, जीवन यापन की बढ़ती लागत और मजबूत डॉलर के मेल के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे सेवा और अधिक महंगी हो गई और इससे उबरना काफी मुश्किल साबित हुआ। वर्ष 2022 की द्वितीय छमाही में सरकारों और परिवारों को राहत मिली। वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ीं और फिर कम हुईं। कुछ समय के बाद विकट परेशानी से राहत मिली। हालांकि कुछ वस्तुओं जैसे कच्चा तेल की कीमतें अपने महामारी पूर्व स्तर से काफी ऊपर बनी हुई हैं। डॉलर की कीमत में भुगतान करने वाले आयात पर निर्भर देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक मंदी के फलस्वरूप वैश्विक मंदी में तिहरी राहत मिली है। जब वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, अमेरिकी ब्याज दरें अधिक हो जाती हैं, जैसा कि अमेरिकी डॉलर के साथ होता है। पूंजी और चालू खाता असंतुलन कम हो जाता है। वर्ष 2023 के शुरुआत में चीन ने अपनी जीरो कोविड नीति के उलट अपना रवैया उजागर कर दिया। अप्रत्याशित हल्की सर्दी के फलस्वरूप परिवार संबंधी ईंधन की कीमतों में होने वाली वृद्धि से अप्रभावित रहे, जो उनकी विक्रय आय को अत्यधिक प्रभावित कर सकती थी। इससे यह आशा जगी कि मंदी के दौर से यूरोजोन व्यवस्था बाल बाल बच जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष मुद्रास्फीति दर में गिरावट आने से नीतिगत दरों का धीरे धीरे बढ़ना निश्चित है। इसी प्रत्याशा में बॉन्ड प्रतिफलों में कमी आई है और अप्रत्याशित वित्तीय प्रणाली के दबाव से संयुक्त राज्य अमेरिका के अप्रभावित रहने की संभावना कम है। निर्यात पर निर्भर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने की संभावना कम है और उनकी आर्थिक गतिविधियों की बहाली से उन्हें उम्मीदें बंधी हैं। परंतु यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भर हैं। पूर्वानुमानित मांग से पहले उच्च मांग के कारण औद्योगिक धातुओं की कीमतों की तरह ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। अटलांटिक के दोनों ओर श्रम मजदूरी समझौतों में आरोही संशोधन हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोजोन की सार्थक ब्याज दर में कटौती शायद आशा अनुरूप त्वरित गति से नहीं है। इस वर्ष के पूर्वानुमान वस्तु स्थिति से बहुत दूर हैं और देशों और परिवारों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है। वर्ष 2022 भारत के लिए खास रहा है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। वास्तव में मार्च 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह विगत वर्ष की 8.7% की वृद्धि दर की राह पर है। उपभोक्ता वस्तुओं में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.0% से नीचे है। थोक कीमतें 5.0% से कम की दर से बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष के प्रारंभिक 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल की उच्च कीमत ने भारत के आयात बिल को बढ़ा दिया है और व्यापारिक घाटे के कारण हुए चालू खाते के घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और वर्ष के बीतने के साथ साथ वित्त पोषण कम होता गया। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर सुविधापूर्ण है और बाह्य ऋण कम है। भारत में मानसून अच्छा रहा है।
जल संग्रह स्तर पिछले वर्ष तथा विगत 10 वर्षों के औसत से भी अधिक रहा है। आधुनिक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सदी की आगामी 25 वर्ष की यात्रा के अपने अमृत काल में प्रवेश के समय भारत की अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत स्थिति में है। सावधानी पूर्वक तथा सतर्कता से अपनाई गई नीतियों से यह सुनिश्चित हुआ है कि रिकवरी ठोस एवं सतत है। यही वह संदर्भ है जिसका आर्थिक समीक्षा हाल ही के विगत काल के आलोक में वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है और आगामी वर्षों में इसकी संभावनाओं का परीक्षण करता है। इससे पहले मैं आपको वर्ष 2022-23 के आर्थिक समीक्षा की भीतरी सिंहावलोकन प्रस्तुत करूं, यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष अभी भी जारी है और समीक्षा केवल 9 महीनों या अधिकतम 8 महीनों के आंकड़ों पर ही आधारित है। परिपाटी के अनुसार प्रथम अध्याय में अर्थव्यवस्था की स्थिति के परीक्षण के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि यह अर्थशास्त्र और राजनीति की दुनिया के उतार चढ़ाव के एक और वर्ष के रूप में अर्थव्यवस्था कैसे उभरी। महामारी के प्रभाव के कम होने के साथ ही जापान में मौसमी फ्लू ढलान पर है और शायद डेनमार्क में पहले ही समाप्त हो चुका है। अध्याय 2 भारत की मध्यावधि के आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है और इसकी बेहतरी के आकलन के साथ समाप्त होता है। यह वित्तीय चक्रों तथा मध्यम अवधि के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण करता है। पिछले दशक में भारत के वित्तीय चक्र में गिरावट आई है, क्योंकि सहस्त्राब्दी के प्रथम दशक में ऋण विस्तार अंततः अस्थिर साबित हुआ। विश्व के वित्तीय इतिहास से पता चलता है कि ये परिणाम चौंकाने वाले हैं। प्रचुर मात्रा में आए पूंजी प्रवाह से प्रेरित ऋण का तीव्र विस्तार सदैव वित्तीय संकट की भविष्यवाणी का संकेत देते हैं। भारत भी कोई अपवाद नहीं रहा। इस अध्याय से पता चलता है कि वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था को संचालित किया, जिससे कॉरपोरेट बैंकिंग और गैर बैंकिंग बैलेंस शीट को दुरुस्त किया गया और सुधारों की वापसी की। संकट में भी संभावना की तलाश करते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया ताकि निजी क्षेत्र में निवेश, पारिश्रमिक और समृद्धि के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसमें सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किए गए शासन के प्रक्रियागत सुधारों और व्यापक संरचनात्मक सुधारों को दर्ज किया गया है। जहां वर्ष 2014 से पहले के सुधारों ने उत्पाद तथा पूंजी बाजार को पुष्ट किया, वहीं 2014 के बाद किए गए सुधारों ने जीवन यापन को सुगम बनाने और आर्थिक दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यवसाय पर बल दिया। ये नीतियां जिन प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं, वे सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर रहे हैं, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर रहे हैं और कृषि उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं। साफ सुथरी, स्पष्ट और मजबूत बैलेंस शीट और सुधारों से होने वाले भुगतान से भारत की अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था की अपनी संभावित वृद्धि की क्षमता बढ़ी है। अनावश्यक दावे किए बिना यह अध्याय भारत की मध्यम अवधि के दृष्टिकोण संबंधी आशावादी निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है। अध्याय 3 भारत की राजकोषीय नीति के प्रक्षेप पथ पर केंद्रित है और राज्यों तथा केंद्र के लिए टिकाऊ एवं भरोसेमंद राजस्व के स्रोत के रूप में माल और सेवा कर की प्रगति का परीक्षण करता है। आगामी वर्षों में भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और वार्षिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के औसत लगभग 10 से 12% रहने की संभावना को देखते हुए राजकोषीय मापदंडों में सुधार जारी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि वृद्धि ही भारत के राजकोषीय संतुलन को संचालित करती है और यही सच है। यह भी संभव है कि भविष्य में राजकोषीय विषय
राजकोषीय प्रोत्साहन में बदल जाए, जो कि सार्वजनिक व्यय में ब्याज के भुगतान के वर्तमान शेयर को कम करने से सरकार की उधार की लागत में कमी आएगी तथा इससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी। अध्याय 4 मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर पड़ने वाली महंगाई की मार के द्वितीय चरण के प्रभावों से बचाने के लिए ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की है। इसने डॉलर की मजबूती के एक वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की सापेक्ष स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाई। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता रही है। भारत का आयात क्षेत्र और बाह्य ऋण अनुपात चिंता का विषय नहीं है और काफी हद तक यह आरबीआई के कुशल प्रबंधन के कारण हुआ है। भारत का पूंजी बाजार ऐतिहासिक सफलता की कहानी कह रहा। भारतीय शेयर के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क सूचकांकों ने अपने उभरते बाजार का बेहतर प्रदर्शन किया है और अपने वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। संक्षेप में, वर्षों से भारतीय शेयरों ने निवेशकों को अच्छा प्रतिफल दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को इससे काफी लाभ हुआ है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय शेयरों में बड़ी संख्या में भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय शेयरों के प्रदर्शन को देखते हुए न केवल उनके निवेश में समय समय पर होने वाले पोर्टफोलियो के बहिर्प्रभाव के प्रभाव को सहन ही किया है, बल्कि उन्होंने अपने धन भंडार में इजाफा भी किया है। अगले अध्याय में वर्ष भर की कीमतों संबंधी भारत के थोक एवं खुदरा मूल्यों के अभिसरण का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। मई 2022 में भारत का थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 16.6% हो गई और थोक मूल्य मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बीच का अंतर बढ़ गया। जब थोक मूल्य मुद्रास्फीति अधिक होती है तो हमेशा एक जोखिम बना रहता है कि यह खुदरा कीमतों को प्रभावित करेगा। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने और सरकार द्वारा उनकी घरेलू कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण वर्ष के अंत तक दोनों के बीच की खाई या रुकावट समाप्त हो गई। विगत से आगे बढ़ते हुए हम भारत के सामाजिक क्षेत्र अध्याय 6 और उसके बाद जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण को अध्याय 7 में शामिल कर रहे हैं, जिसका महत्व भी कम नहीं है। समाज कल्याण सरकार के लिए उपसंहार नहीं है, बल्कि उसका मूल मंत्र है। इस अध्याय में सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए अपनाए गए व्यापक और कोई भी पीछे न छूटे दृष्टिकोण को इस अध्याय में महत्व दिया गया है। इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विशेष रूप से महामारी के दौरान लक्षित लाभार्थियों तक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आधार की प्रयोग और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचों की उपलब्धता की विभिन्न पहलों के माध्यमों से हो रहे नागरिकों के जीवन में परिवर्तन इस अध्याय के मुख्य आकर्षण है। इस अध्याय के 13 बॉक्सों, जो एक बड़ी संख्या है, में समाज कल्याण योजनाओं तथा उनके वितरण में असंख्य नवाचारों की अभिस्वीकृति है, जिसे सरकार ने अपनाया और क्रियान्वित किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण वैश्विक स्तर पर न केवल ज्वलंत मुद्दे हैं, बल्कि भारत के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी से सर्वाधिक सशक्त जलवायु कार्रवाइयों में से एक का नेतृत्व कर रहा है। विश्व स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसमें शामिल है
अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद देश ने अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ाया है। देश के आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत ने घरेलू खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है और हाल के वर्षों में दुनिया के लिए कृषि उत्पादन का निवल निर्यातक बन गया है। कृषि क्षेत्र में क्षमता बढ़ी है। भारत में खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक के परिवर्तन काल और सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता को दिए जाने वाले महत्व को अध्याय 8 में दर्ज किया गया है। अध्याय 9 से 12 में आर्थिक सर्वेक्षण की जीविकोपार्जन संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसी के क्रम में उद्योग, सेवा, वाह्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे का वर्णन है। भारतीय उद्योग, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक निवेश तथा नीतियों की बदौलत सुगम विकास पुनरुद्धार के शिखर पर है, जिसने व्यावसायिक परिस्थितियों को आसान बनाया है और व्यवहार्यता में सुधार किया है। उद्योग के लिए बैंक ऋण ने विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गति पकड़ी है। अन्य बातों के अतिरिक्त महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला के प्रति दक्षता से सुरक्षा और समय पर से जरूरत पड़ने पर के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में फिर से सुधार किया जा रहा है। सरकार को यहां बेहतर संभावना नजर आती है और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में इसका निवेश और प्रतिबद्धता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। यह वैश्विक दृष्टि वाले औद्योगिक नीति है। अर्थव्यवस्था की विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए वास्तविक बोली लगाने के लिए अब भारत के पास भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा है। विगत 8 वर्षों में इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार ने एक मंच तैयार किया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, यह पूर्वानुमान उज्जवल है। भारत का सेवा क्षेत्र शक्ति का एक स्रोत है और अधिक लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जीवंत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को समायोजित करने और उनका पोषण करने के लिए भारत काफी सक्रिय है। इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता के साथ साथ निम्न से उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों तक रोजगार और विदेशी मुद्रा तैयार करने और भारत की वाह्य स्थिरता में योगदान करने की पर्याप्त गुंजाइश है। आयातित ईंधन पर निर्भरता के कारण बड़े व्यापारिक घाटे वाले देश के रूप में विशेषकर बढ़ती तेल की कीमतों के दौरान वाह्य क्षेत्र को हमेशा बारीकी से देखा जाता है। यह वित्त वर्ष ऐसा ही है। सरकार के विभिन्न अंगों ने यह सुनिश्चित किया है कि अत्यधिक आपूर्ति, अनिश्चितता और मूल्य अस्थिरता के एक वर्ष में भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। वैश्विक विकास को मंदी के कारण निर्यात विधि धीमी हुई है, लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2022 में मौजूदा डॉलर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संयुक्त मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 16% से अधिक रहा है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमित रहा है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भारत को शामिल करने में निवेशकों की रुचि अब भी काफी अधिक है। आने वाले वर्षों में गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति से भारत की लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। इससे हम सर्वेक्षण के 12वें और अंतिम अध्याय में आते हैं। यह बुनियादी ढांचे की व्याख्या करता है। आखिरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक पृष्ठोक्ति है, लेकिन इस मामले में यह एक सच्ची पृष्ठोक्ति है। हमने हाल के वर्षों की भारत की सबसे अच्छी सफलता की कहानियों में से एक को अंतिम अध्याय के लिए रखा है।
वर्ष 2019 में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के प्रति एक दूरदर्शी कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए वित्त वर्ष 2020 से 25 के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उदय हुआ, जबकि पिछले 8 वर्षों में सड़क, रेलवे और जल मार्गों के अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों का काफी उन्नयन किया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार कहानी का केवल एक भाग है। आधुनिकीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका दृढ़ता के साथ प्रयास किया गया है और प्रशंसनीय गति के साथ हासिल किया गया है। अंत में भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास न केवल संख्या और मील के पत्थर की कहानी है, बल्कि विचारशील, विनियामक और नवोन्मेषी वास्तुकला की वानगी भी है, जिससे निजी क्षेत्र और नवाचार और निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ अपने सार्वजनिक सच्चरित्र को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। अप्रयुक्त क्षमता अत्यधिक वृहत है और देश को नवाचार जारी रखने की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ इसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए कार्यशील रहना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में विकसित हुई अंतरराष्ट्रीय राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था में हाल ही में गलतियां हुई हैं। यदि इतिहास मार्गदर्शक होता तो ऐसा होना अनिवार्य था। नतीजतन वैश्विक सहमति के मंच के रूप में परिकल्पित बोर्ड में बहुपक्षीय मंच अस्तित्व बचाने संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है और आज उसे अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। भारत अपने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उद्भव के साथ घटनाओं के क्रम को प्रभावित कर सकता है और इस प्रक्रिया में प्रासंगिकता की वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा कर सकता है। यह विदित है कि भारत ने अपने अमृतकाल के दौरान 2022 में G20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण की है। वैश्विक समस्याओं के लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है और वैश्विक समाधान के लिए सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम के प्रसंग के आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारत की वर्ष 2023 G20 की अध्यक्षता का उद्देश्य वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों का समन्वित समाधान करना है, जैसे कि 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, समय पर पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाना, महामारी की तैयारी के लिए वित्त पोषण बढ़ाना, वैश्विक व्यापार आर्थिक कमजोरियों जैसे ऋण, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा और शहरी अवसंरचना का वित्त पोषण करना। भारत के लिए अध्यक्षता करना वैश्विक समुदाय के समक्ष भारतीय विकास की कहानी दिखाने का एक मंच है, विशेष रूप से जिस तरह से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने एक समावेशी जन केंद्रित विकास प्रतिमान का समर्थन किया है। संक्षेप में, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना अन्यथा रूप में खंडित वैश्विक व्यवस्था को एकजुट करने का एक अवसर है। आर्थिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक विचार के लिए रखना एक अधिगम जनित अनुभव है। यह निश्चयात्मक सोच, विचारों के निर्माण और उनकी प्रभावी अभिव्यक्ति का एक प्रयोग है। अर्थव्यवस्था के तर्ज पर ही यह सदैव प्रगतिशील कार्य है। हालांकि सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज को एक साथ रखने वाले अधिकारियों का समूह कभी भी समान नहीं होता और यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशन को समृद्ध करता है। जबकि पुराने विचार अपने साथ अनुभव और विशेषता लाते हैं, नए प्रवेशकर्ता जैसे कि आपका विश्वासी नए दृष्टिकोण लाते हैं। मैं इस वर्ष के सर्वेक्षण में अपनी अंतर्दृष्टि, विषय, विशेषज्ञता और अनुभव लाने वाले उनमें से प्रत्येक का आभारी हूँ। मैं विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, विनियामकों और विशेष विशेषज्ञों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय पर सूचना सामग्री प्रदान की और इस प्रकाशन को सफल बनाया। मैं मसौदा तैयार करने में संपादकीय टीम को उनके सत्यनिष्ठ प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को एक छतरी के नीचे रखने
और इसे अर्थशास्त्रियों की भांति संशोधित करने से लेकर सामान्य नजरिए से परिष्कृत करने संबंधी कार्य एक अहम प्रयास है। यह एक संतोषजनक और सार्थक अनुभव है, क्योंकि इसने देश और इसके लोगों के प्रति मेरी आशा और विश्वास को मजबूत किया है। मुझे उम्मीद है कि सर्वेक्षण के आंकड़ों और विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को मदद मिलेगी। विशेष रूप से मुझे उम्मीद है कि यह पाठकों को इस महान राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। यह भरोसा दिलाता है कि अगर यह बेहतर नहीं तो कम से कम हर प्रकार से अपने अतीत की तरह गौरवशाली होगा। वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।